नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मज़े में। तो आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो आज बड़ा अच्छा टॉपिक है और हमारे एक सहयोगी सब्सक्राइबर भाई साहब का मांग भी था तो भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए किस टॉपिक पे बनाएं, तो थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। बाकी कुछ तो हर जगह होता है ना, कुछ लोग हैं जो इस समय अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो कोई नहीं, ये सब तो होता रहता है। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, कभी ज़्यादा कभी कम, इन सब से नहीं है। बस धीरे धीरे अपना काम करते रहना चाहिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो खैर चलिए, सब बातें सबको पता है, ज़्यादा टाइम ना इधर उधर की करते हुए टॉपिक पे आते हैं। और प्लीज़ जैसे कि जो पढ़ने वाले लोग हों उनको शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मेरा थोड़ा सा मेरा भी सहयोग हो जाएगा और जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों का सहयोग हो जाएगा। जो भी पढ़ने वाला ग्रुप हो आप लोग की जानकारी में, उसमें शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ताकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक मेरा ये वीडियो पहुँचे, तो उनका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी सहयोग हो जाएगा। और मुझे अच्छा भी लगेगा जब जो पढ़ने वाले लोग जुड़ेंगे ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप लोग भी बताइएगा जिनका जो भी चैनल है जिस टॉपिक का, तो मैं भी वैसा ही करूँगी, शेयर कर दूँगी, सहयोग करूँगी। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और बाकी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, लाइक करने में क्या जाता है ना। शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो पहला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। इन चारों में कौन सबसे पुराना है, तो मौर्य है। मौर्य सबसे पुराना है। ये डिटेल में यहाँ पे दिया है, जो जिनको मतलब पढ़ना हो रोक के देख के पढ़ लिया कीजिए। हम लोग तो फटाफट कर रहे हैं ना, इसलिए। फिर जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है, तो वह है विशाख दत्त। विशाख दत्त में चंद्रगुप्त के बारे में एकदम मतलब विस्तार से बताया गया है, विशिष्ट वर्णन किया गया है। ठीक है। फिर है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंडोकोटस कहा गया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा था, यूनानी लेखक जस्टिन ने। फिर आगे है, सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो विलियम्स जोन्स ने की थी। किसने की थी, विलियम्स जोन्स ने की थी। फिर आगे है, निम्न में से किसने सेंडोम्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है, तो जस्टिन ने वर्णन किया है। ठीक है। आगे है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य के बारे में तो सबको ही जानता होगा, है ना। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, ये बहुत पूछता है, तो विष्णुगुप्त था। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। जैसे पूछ लेता चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन का नाम क्या था, तो उसमें विष्णुगुप्त डाल देता है, लेकिन विष्णुगुप्त किसका था, चाणक्य के बचपन का नाम था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। इन चारों में से चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो जैसे भट्ट, स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखादत्त, तो इसमें से कौन था, विष्णुगुप्त था, है ना। तो फिर आगे है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कौटिल्य के शास्त्र क्या है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। हम डिटेल पे थोड़ा ऐसा फोकस कर दे रहे हैं, जिनको देखना रोक के वीडियो देख लिया कीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर आगे है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सत्वा अंग कौन सा था, तो सत्वा अंग था मित्र। सत्वा अंग कौन सा था, मित्र था। ठीक है। फिर आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो उनके राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। फिर आगे है, ऐसे क्यों हो रहा है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जा सकती है। फिर है, किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में डेमेकस भारत आया था। फिर पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था, लकड़ी से बना था। किससे बना था, लकड़ी से बना था। फिर है,
किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त होता है? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त होता है। फिर आगे, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, कहाँ का? पाटलिपुत्र का था। फिर है, निम्नलिखित में से किस मौर्य साम्राज्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, है ना। फिर है, मालवा, गुलजार यो महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसको चंद्रगुप्त ने जीता था। ये डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, चंद्रगुप्त ने जीता था। कौन जीता था? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है, यह प्रमाणित होता है किससे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। फिर सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंघियो अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो उसको चंद्रगुप्त ने हराया था। फिर आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? वर्ष भी पूछ लेता है, तो 305 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये तो आईएएस का क्वेश्चन है, तो हम लोग फटाफट वन लाइनर कर रहे हैं, तो उतना लॉन्ग नहीं आप लोग को जाना है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। अशोक ने की थी। फिर निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। फिर अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। फिर भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि भाग निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। फिर है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? देवनाप्रिय की उपाधि है। देवनाप्रिय की उपाधि है। फिर है, निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसमें दीपवंश में मिलता है और महावंश में मिलता है। दीपवंश और महावंश में मिलता है। फिर है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में मौर्य साम्राज्य बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो ये अशोक के थे और दशरथ के थे। बौद्ध धर्म अनुयायी कौन कौन थे? अशोक और दशरथ थे। फिर है, रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। देखिए डिटेल में यहाँ दिया है। फिर सारथुआ किसे कहते हैं? तो सारथुआ व्यापारियों के काफिले को कहते हैं। सारथुआ व्यापारियों के काफिले को कहते हैं। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो अग्रहारिक नहीं है। युक्त है, परदेशिक है, राजुक है, अग्रहारिक नहीं है। अग्रहारिक नहीं है। ठीक है। फिर है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? इनमें से सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है? तो सांची का है। सांची का सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? देखिए रिपीट कर दिया, अशोक ने। फिर यहाँ मिलान करने वाला स्थान कौशाम्बी घोषिताराम मठ है कौशाम्बी में, कुशीनगर में है रानाभर स्तूप, सारनाथ में है धमेक स्तूप और श्रावस्ती को सहेत महत कहते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उनमें से किस मार्ग का अनुगमन किया? तो किस मार्ग का अनुगमन किया? इसमें देखिए पहले कहाँ पे गए? तो यहाँ पे पहले गए थे गया में गए थे, फिर उसके बाद कुशीनगर गए थे, फिर लुम्बिनी गए थे, फिर कपिलवस्तु गए थे, फिर सारनाथ गए थे, फिर श्रावस्ती, है ना। ऐसे है, ये देखिए यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। हाँ देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक प्रयुक्त भाषा थी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृत है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, है ना।
फिर है निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी है, शाहबाजगढ़ी है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थी? तो प्राकृत भाषा में थी। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थर की पट्टियों पर किया गया है, पत्थर की पट्टियों पे किया गया है। प्लीज़ थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा नए हो तो। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था सबसे पहले। फिर अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, वही रिपीट कर दिया, जेम्स प्रिंसेस ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स, वही रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, देखिए कितनी बार। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज, वही है जेम्स प्रिंसेस। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले कूटकटन डिसाइफर किसने किया था? जेम्स, वही क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था, तो अनुराधापुर में पता चला था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक का अपने अब शिलालेखों में सामान्य जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी, सामान्य जिस नाम से उल्लेख हुआ है प्रियदर्शी है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाप्रिय के रूप में किया जाता है? तो किया जाता है अशोक का। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये है स्थापत्य संरचना के भाग में, स्थापत्य संरचना के भाग में। फिर है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में मिलता है व्यक्तिगत उल्लेख। फिर है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो मास्की का लघु अभिलेख में उल्लिखित है। फिर है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लिखित है? तो गुर्जरा में उल्लिखित है। फिर है अशोक का रुम्नीदेई स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से संबंधित है, बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख निम्नलिखित जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह है भाब्रू स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। कलासी प्रसिद्ध है किसके लिए? कलासी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। कलासी किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है कलासी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी कालसी में। कालसी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है ना। फिर कलिंग के युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के, ये देखिए 13वें शिलालेख में है, यहाँ पे दिया है डिटेल में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख से। कलिंग का बहुत बार पूछा है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो 13वां अभिलेख है। फिर अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित है 2 और 13, 2 और 13, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन का नहीं है, चोल, पांड्य, सतयुग का है। फिर है निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बल पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर की गई थी। तो अभिलेख फर्स्ट में, शिला अभिलेख फर्स्ट में की गई थी, शिला अभिलेख फर्स्ट में की गई थी। फिर है टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? तो मिस्र का था, मिस्र का शासक था। फिर अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों में जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्य के थे। फिर है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक प्रख्यान को देश में संकट काल में उपयोग के हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह सोहगोरा ताम्रपात्र। फिर है यहाँ कारण और कथन दिया हुआ है,
तो इसमें पूछा है, कथन में कहा गया अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और कारण है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसमें क्या सही है, तो ये देखिए दिया हुआ है, ये और दोनों सही है। इसका सही स्पष्टीकरण करता है, ये यहाँ पे डिटेल में दिया है, देखिए देख लीजिए। फिर कारण और कथन वाला दिया है, तो ये यूपीएस स्पेशल मेंस में ज़्यादा पूछता है, वनडे एग्जाम में कम ही ऐसे पूछता है, लेकिन आजकल भैया सब में पूछने लगा है। तो इसमें है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान दिया था। फिर दिया है कारण भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसमें कौन सा सही है, तो ये तो सही है, लेकिन कृषकों ने कोई विद्रोह नहीं किया था, तो मतलब कारण कथन सही है लेकिन कारण नहीं सही है। फिर है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेघस्तनीय भारत में किसके दरबार में आए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फिर मेघस्तनी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, तो 7 श्रेणी में विभाजित किया था इन्होंने। फिर निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, किसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं, दास नहीं थे कोई, तो मेघस्तनीज की इंडिका में है वर्णित किया गया है। फिर है मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, किसमें, मेघस्तनीज की इंडिका में। फिर मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था, मौर्य काल के साम्राज्य में क्या दंड दिया था, तो मृत्युदंड दिया जाता था अगर कोई टैक्स जो है चोरी करता था। तो अब नहीं है ऐसा। वह स्त्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका में वर्णन है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तार विवरण प्रस्तुत करता है, तो मेघस्तनीज की इंडिका। फिर है मेघस्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये है इंडिका। ये क्वेश्चन भी पूछता है, इंडिका का मूल लेखक क्या है, मेघस्तनीज। फिर है इंडिका का लेखक कौन है, वही रिपीट किया है, मेघस्तनीज। फिर है इंडिका का लेखक, देखिए मेघस्तनीज कितनी बार रिपीट किया है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासक का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है, तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जारी है। फिर है मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही जिन्होंने विकास किया था, तो इसमें ए, सी और डी सही है, बी नहीं सही है। संस्कृत कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये सही है। देखिए डिटेल में यहाँ दिया है। फिर है भाग एवं बलि थे, भाग और बलि क्या थे, राजस्व के स्रोत थे। फिर है मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था, सीता अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बस खत्म ही होने वाला है मौर्य, बहुत लंबा टॉपिक हो गया है थोड़ा। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था, तो सीता से तात्पर्य था राज्य की भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है, तो ये है समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करते थे। फिर है निम्न में कौन सा मौर्यकालीन अधिकारी तोलमान की प्रभावी था, तोलमान का पोतोध्यक्ष था। फिर है पकोद्य का संधिरोही मौर्य प्रशासन का लिया जाने वाला जुर्माना था, क्या था, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था यह जुर्माना। फिर है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, शिक्षा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तक्षशिला था, है ना। तक्षशिला के बारे में तो सब कोई जानता होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में न्याय अस्तित्व में थे, क्या क्या थे, तो ये देखिए इसमें 2 और 4 थे, धर्मस्थनीय और कंटक शोधन, धर्मस्थनीय और कंटक शोधन थे। ठीक है, फिर आगे है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, तो मगध का था, मगध का व्यवसाय था। फिर गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, तो मौर्यों ने किया था, मौर्यों ने किया था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, अर्थशास्त्र में दिया गया था। निम्न में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, किसमें इन चारों में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, देख लीजिए। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है, पुनर्विवाह मना किया गया है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा किया गया सामाजिक स्तर था वर्त क्षत्रियों का। फिर है निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, कौन कौन किसी न किसी समय आए, तो पहले कौन आया था, पहले आया था मेघस्तनीज, फिर आया है फ्रान, फिर आया है
होएंगसांग, फिर आया इत सिंह, फिर लास्ट में ये सबसे आया है। फिर ये मिलान करनी है जो है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में। ये यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट डिटेल में। जस्टिन आदि यूनानी अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य को सेंडोकोटस कहा गया था। विलियम्स जोन ने सर्वप्रथम सेंडोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यूनानी लेखनों बिंदुसार को अभिचेट कहा था। विद्वानों के अनुसार अभिचेट का संस्कृत रूप है अमित घात या अमित घात, शत्रुओं का नाश करने वाला। मौर्य सम्राट अशोक को प्रियदर्शी संबोधित किया गया था, जबकि सम्राट मौर्य के प्रधान चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। बृहदत्त अंतिम था। फिर है निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न में विचार करें कौन सा सही है। तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति विष्णुशुंग ने की थी। ये क्या है, सही है कि गलत है? तो सही है। अंतिम शुक्र राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कृष्ण ने की थी और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था, ये भी सही है। और आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, ये भी सही है। तीनों सही है इसमें, ठीक है। फिर ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित किन शासकों ने गिरिनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो ये दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था और अशोक ने, ये दोनों लोगों ने दिया था। फिर उसके बाद में जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों लोग का मिलता है। आप सोच रहे कितना जल्दी जल्दी पढ़े, हम सोचते हैं ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में पाया गया है। डिटेल पे ऐसे मैं कर देती हूँ कैमरा ताकि आप लोग देख लीजिएगा, जिनको ज़रूरत हो, और जिनको नहीं ज़रूरत है वो ना देखें। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें पहला सही है लोथर एनसीडियम का या डाक यार्क, और उसके बाद में दूसरा सही है सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, उसके बाद तीसरा गलत है, चौथा नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म आपका समाप्त हो जाता है और उसके बाद मोरोत्तर काल आएगा। तो ऐसे आप लोग सहयोग करते रहिएगा और अच्छा लगा हो तो वही जो शुरू में बोले मैं आखिरी में बोलते हुए जा रहे हैं कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिएगा ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं उनके लिए काफ़ी कारगर है। और अगर वो कमेंट करेगी ऐसा ये डालिए वो डालिए, जो भी जिस भी बुक का चाहिए हमारे पास सारे बुक्स हैं। तो जैसे है SK पांडे है या लोसेंट है या परीक्षावाड़ी है, जो भी है सारे मेरे पास हैं। किसी दिन मैं शेयर करूँगी सारा अपना, तो सारे बुक्स हैं, जो भी चाहिए एक बार बस कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। लेकिन प्लीज़ बच्चों पढ़ने वालों तक का मेरा वीडियो पहुँचा दीजिए, आप लोग का बहुत बहुत आभार होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।